डॉक्टर विजय स्मृति व्याख्यान माला के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर मनोहर जी को, जो इस व्याख्यान माला के आयोजक हैं, सबसे पहले बधाई देता हूं। अपनी जीवन संगिनी डॉक्टर विजया की दिव्य स्मृति में ताजमहल से बेहतर एक सुंदर एवं भव्य अक्षरधाम को बना रहे हैं। जब तक अक्षर है तब तक यह धाम रहेगा। डॉक्टर मनोहर जी इस व्याख्यान माला के द्वारा भावात्मक एकता की एक अक्षर एवं अक्षय सेतु का निर्माण कर रहे हैं। नलनी से बेहतर अक्षर अभियंता डॉक्टर मनोहर जी की सहायता कर रहे हैं। मैं एक गिलहरी बनकर उनका साथ देना चाहता हूं। डॉक्टर मनोहर जी कवि, आलोचक और साहित्यकार के साथ साथ एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट और गवेषक भी हैं। इसलिए मुंबई से दूर बंगलुरु में रहने वाले मुझ जैसे अज्ञात अवकाश प्राप्त हिंदी आचार्य को ढूंढ निकाल में वे सफल हुए हैं। इस स्मृति व्याख्यान माला में भाग लेने का सुअवसर देने के लिए मैं सतत उनका ऋणी हूं। अब मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम A.B. साई प्रसाद है। मातृभाषा की दृष्टि से मी मराठी। लिखाई पढ़ाई से मैं 16 आने तेलुगु हूं। गणित शास्त्र का स्नातक होते हुए भी हिंदी के प्रति लगाव के कारण मैंने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से MA हिंदी की है। नौकरी की तलाश में मैं तमिलनाडु पहुंचा। चेन्नई के पच्चेपास महाविद्यालय में 38 साल का अध्यापन का काम किया। विविध प्रांतों से आने वाले छात्रों को कभी हिंदी कभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद नहीं जानता कि मेरे छात्र कहाँ तक हिंदी सीख गए हैं, पर हाँ, मैं अंग्रेजी और तमिल सीख गया हूँ। विवाह बंधन से मैं कस्तूरी कन्नड़ का आराधक बन गया हूँ। फलस्वरूप अंग्रेजी सहित 5 भारतीय भाषाओं के वर्णमालाओं को जानता हूँ। मैं 5 भाषाओं से अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मराठी से हिंदी पुस्तकों को तेलुगु में अनुवाद कर चुका हूं। अनुवाद संबंधी मेरे कुछ विचारों को, कुछ अनुभवों को आज मैं आपसे बांट लेना चाहता हूं। मैं अपने भाषण में अधिकतर उदाहरण अंग्रेजी से ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप तेलुगु, कन्नड़ या तमिल को समझते नहीं हैं। मेरे विचार में अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के लिए हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्द अनुवाद उचित या सही शब्द नहीं है। विद्वानों की राय है कि अनुवाद का अर्थ दोहराना है। यह दोहराना शब्द भाषांतरी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं बन सकता है। प्राचीन काल में गुरु मंत्र पढ़ाता था, उसे एक बार सुनकर जो दोहराता था उसे एक संताग्राही कहा करते थे। इस प्रचलित शब्द अनुवाद के स्थान पर भाषांतरीकरण या रूपांतरण शब्द का उपयोग होना चाहिए। मेरे विचार में अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के लिए भाषांतरीकरण शब्द ही ज्यादा उचित और समीचीन है। पर करे क्या, उपन्यास सम्राट की तरह अनुवाद शब्द को भी मान्यता मिली है। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं अपने इस भाषण में अनुवाद शब्द का ही प्रयोग बार बार करूंगा। अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ट्रांसलेशियो से हुई है। विकिपीडिया में बताया गया है कि द इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन derives from the Latin word translatio, which comes from trans, that is across, plus ferere, that means to carry or to bring. Thus, translation is carrying or bringing across. In this case,
ए टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ध्यान देने की बात है कि हमारे ऋग्वेद का मंत्र आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः भी इसी ब्रिंग अक्रॉस की बात करता है। कुछ हद तक शांति मंत्र भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भी इसी भाव पर जोर देता है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें अनुवाद की प्रेरणा ऋग्वेद काल से ही मिलती है। लगभग 19वीं सदी तक जो भारतीय साहित्य मिलता है वह एक प्रकार से अनुवाद साहित्य ही है। अनुवाद के संबंध में फ्रेंच भाषा में एक बात कही जाती है, उसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस प्रकार हो सकता है, ट्रांसलेशन इज लाइक ए मिस्ट्रेस, इफ ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल एंड इफ फेथफुल नॉट ब्यूटीफुल। यहाँ मिस्ट्रेस शब्द को आप या तो धर्मपत्नी के रूप में समझ सकते हैं या उपपत्नी के रूप में। इस बात का अर्थ है कि अच्छे अनुवाद के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक इसी प्रकार अनुवाद के लिए मोटे तौर पर कुछ नए नियम हो सकते हैं, पर यहाँ 2 दूनी 4 या a+b² जैसा नियम लागू नहीं हो सकता। संक्षेप में अनुवादक अपने नियम बना सकता है और बनाए गए नियमों को तोड़ भी सकता है। अलेक्स ज़ुकर जट भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। वे अच्छे अनुवाद के बारे में लिखते हैं, ए गुड ट्रांसलेशन रेस्पेक्ट्स एंड देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स ऑथर्स स्टाइल एंड वोकैबुलरी। वेयर द ऑथर्स राइटिंग इज चॉपी, माइंड शुड आल्सो बी चॉप। चॉपी का मतलब होता है स्थिर या तड़का हुआ। उनकी बात लीजिए, मैं तो अलेक्स ज़ुकर साहब से सहमत नहीं हूं। मैं भी मूल लेखक की वोकैबुलरी का सम्मान करता हूं, पर जब मुझे लगता है कि लक्ष्य भाषा के पाठक उस वोकैबुलरी को आसानी से समझ नहीं सकते, तब मैं पूरे शब्दावली को बदलकर उसे सरल बनाता हूं। आइए मैं यहाँ अपने एक अनुभव के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा मुझे पहली बार अनुवाद करने के लिए एक अवसर दिया गया। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जयशंकर प्रसाद नामक अंग्रेजी मोनोग्राफ मुझको दिया गया। मुझे इसका अनुवाद तेलुगु में करना था। मैं बहुत खुश था। जब पन्ने पलटने लगा तो मुझे लगा कि 10-15 पंक्तियों तक चलने वाले वाक्यों का अनुवाद करना मेरे लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है, पर मैं दिल हारने वाला थोड़े ही था। बार बार पढ़कर लंबे लंबे वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यों में बांट लिया, तब जाकर तेलुगु में करने लगा। मैंने महसूस किया कि डॉक्टर रमेश चंद्र जी जयशंकर प्रसाद की प्रतिभा पर प्रकाश न डालकर अंग्रेजी भाषा पर के अपने अधिकार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। संयोग की बात है कि सन 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के मंच पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनको 2017 के भारत भारती का सम्मान मिला, तो मुझे तमिलनाडु में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सौहार्द पुरस्कार मिला। अब आइए हम फिर से अनुवाद पर लौटे। अगर कोई मुझसे लेक्सिकोग्राफर जॉनसन के इस वाक्य को When I was perambulating in the streets of London, 4 ruffians attacked me. My cudgel converted their verticality into horizontality. सामान्य पाठक पैराम्बुलेटर, वर्टिकलिटी, हॉरिजॉन्टलिटी जैसे अंग्रेजी शब्दों को समझ नहीं सकता। इसलिए अगर मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं तो इस प्रकार करूंगा। मैं लंदन के एक सड़क पर चल रहा था। 4 गुंडों ने मुझ पर वार किया। मेरी छड़ी ने उनको सुला दिया। अगर मूल छापी है तो अनुवाद को छापी होने की आवश्यकता नहीं है। रास्क्वाट जो फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने में निपुण है, अच्छे अनुवाद के बारे में यूं लिखती है, A good translation captures the spirit of the text
without slavishly following to the letter. उनके अनुसार अनुवाद को सुंदर होना चाहिए, वफादारी को आवश्यकता के अनुसार त्याग भी सकते हैं। कवि जिस प्रकार निरंकुश होता है उसी प्रकार अनुवादक को भी कभी कभी निरंकुश होना पड़ता है। श्री दीपक बोरेगांव जी ने अपने भाषण में अनुवाद संबंधी एक महत्वपूर्ण बात कही है। उनके अनुसार लक्ष्य भाषा के पाठकों को ख्याल में रखकर अनुवादक कुछ जोड़ तोड़ लक्ष्य भाषा में कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब रविंद्रनाथ टैगोर अपनी गीतांजलि का अनुवाद कर रहे थे तब अंग्रेजी अनुवाद में कुछ बदलाव लाने की कोशिश उन्होंने की, कारण लक्ष्य भाषा के पाठक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कहानी, उपन्यास या कविता का अनुवाद जब कर रहे हैं तब लक्ष्य भाषा के शीर्षक को अनुवादक निसंकोच बदल सकता है। उन्होंने बेबी ताई कांबले कृत आत्मकथा जीना अमचा के अंग्रेजी अनुवाद का जिक्र किया। अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर माया पंडित ने अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक द प्रिजन्स वी ब्रोक रखा। उनके अनुसार यह शीर्षक सही है। मैं इस अनुवाद को पढ़ चुका हूं, अनुवाद काफी अच्छा है। डॉक्टर माया पंडित ने सुश्री उर्मिला पावड़ेकर आवेदन का भी अंग्रेजी में किया है, वहां भी शीर्षक को उन्होंने बदल दिया है। अंग्रेजी का शीर्षक है द वीव ऑफ माय लाइफ, ये दलित वुमेन्स मेमोइर्स। मराठी जानने वाले जानते हैं कि इस अंग्रेजी शीर्षक में कहीं भी का नाम नहीं है। शीर्षक संबंधी अपने एक अनुभव को मैं आप लोगों से बांट लेना चाहता हूं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वालों ने अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक तेलुगु पुस्तक को भेजा। पुस्तक का शीर्षक है हरि कोलुवु। कोलुवु का अर्थ है सेवा। यह सोचकर कि अंग्रेजी में भी उसका शीर्षक 2 शब्दों वाला होना चाहिए, मैंने शीर्षक रखा डिवाइन सर्विस। टीटीडी वालों को यह शीर्षक पसंद नहीं आया। उन्होंने शीर्षक को सैंक्टोरम ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर रखा। सैंक्टोरम का मतलब गर्भगृह होता है। छापने वाले की मर्जी के सामने मैं कुछ नहीं कर सका। कहने का मतलब है कि कभी कभी अनुवादक को शीर्षक चुनने का हक भी नहीं रहता। मजाक के तौर पर अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि लिबास का बदलाव ही अनुवाद है। यह मेरे विचार में सार्थक परिभाषा है। लिबास, जैसा आप लोग जानते हैं, हर एक प्रदेश की आबोहवा पर निर्भर रहता है। रहन सहन, खान पान की आदतें आदि आदि हर एक प्रांत में एक जैसा नहीं होते हैं। अनुवाद की भाषा भी बदल जाती है। एक प्रांत की बोली दूसरे प्रांत की गाली हो जाती है। पंजाबी शब्द बाजी को लीजिए, अगर आप श्री नवजोत सिंह सिद्धू को मान लीजिए कॉमेडी शो पर नहीं देख रहे हैं तो बाजी शब्द को हिंदी के अर्थ में ही लेंगे। ठीक इसी तरह आप मुंडा शब्द को लीजिए, पंजाबी में इसका अर्थ बेटा है पर तेलुगु में इसका अर्थ विधवा या वेश्या है। मराठी के आडनाव मुंडे का अर्थ कन्नड़ में वेश्या या विधवा के लिए प्रस्तुत होता है। मान लीजिए हम मराठी से किसी उपन्यास या कहानी का अनुवाद तमिल भाषा में कर रहे हैं तो दिक्कत महाप्राणों को लेकर होगी। मराठी में माना जाता है कि महाप्राणों का अधिक उपयोग होता है। तमिल भाषा में महाप्राण बिल्कुल नहीं है। क वर्ग में पहले व्यंजन के बाद 5वां व्यंजन मात्र आता है। यही बात च, त, त और पा वर्ग पर भी लागू होती है। स, श, स का प्रयोग बहुत कम होता है। इनको आप ग्रंथालिपि में देख सकते हैं। जिस प्रकार देवनागरी लिपि को अपनाने के कारण मराठी की अपनी लिपि मोड़ी लुप्त हो चुकी है, उसी प्रकार अग्रवर्ण की लिपि ग्रंथा भी लुप्त हो चुकी है। मराठी ळ तमिल में नहीं है। वहां अंग्रेजी जड़ ध्वनि से मिलता हुआ एक अक्षर है।
इस अक्षर को हम किसी भारतीय भाषा में देख नहीं सकते। अगर हमसे राम ने खाना खाया वाक्य का लिप्यांतरण कर, मतलब ट्रांसलेट कर तमिल में लिखने के लिए कहे, तो लिखने के बाद हम उसे राम ने गाना गाया के रूप में ही पढ़ सकते हैं। तमिल वाले हा का उच्चारण नहीं करते, इसलिए नेहरू शब्द को नेहरू ही लिखते हैं और उच्चारण भी करते हैं। वे प का उच्चारण ब के रूप में करते हैं। कभी कभी पुल एंड पुश को अंग्रेजी में भी बुल एंड बुश ही लिख देते हैं। खुशी की बात है कि उक्त समस्याओं के बावजूद भी मराठी उपन्यासकार दांडेकर के तमिल में अनुदित उपन्यास पूरे तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय हैं। दांडेकर के तमिल में अनुदित उपन्यास अच्छे अनुवाद के उदाहरण है। ऐसे अच्छे अनुवादों के बारे में पोलिश भाषा से अंग्रेजी भाषा में सक्षम अनुवाद करने में सक्षम एंटोनिया लॉयड जोन्स लिखती है, A good translation does not simply reproduce the correct meaning of the original text. In some instances, achieving that aim can mean moving away from literal meaning of the original. इसी बात पर फ्रेंच मुहावरा कहता है, if translation is beautiful, it is not faithful. Moving away from literal meaning of the original के लिए हम सरोजनी नायडू इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाक्य को ले सकते हैं। इसको हम हिंदी में भारत कोकिला के नाम से कर सकते हैं। इसी को अगर उर्दू में अनुवाद करना है तो बुलबुले ये हिंद के नाम पर कर सकते हैं। हमें जान लेना है कि कोकिला या बुलबुल नाइटिंगेल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारत में आप नाइटिंगेल या बुलबुल देख नहीं सकते। ये पक्षियां यूरोप और फारस में क्रमशः गाने वाली पक्षियां हैं। इस प्रकार इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स का शब्दशः या अक्षरशः अनुवाद हम हिंदी में नहीं कर सकते, उसे मूसलधार वर्षा के रूप में ही कर सकते हैं। लक्ष्य भाषा का सही अर्थ जानने के लिए अनुवादक हमेशा शब्दकोश की सहायता लेता है। अगर मूल भाषा का शब्द किसी बोली से जुड़ा हुआ शब्द हो तो लक्ष्य भाषा के शब्द कोश में उस शब्द को पा नहीं सकते। यहां मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। तेलुगु के एक उपन्यास का अनुवाद इलाहाबाद के हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री सूर्यनाथ उपाध्याय ने किया है। तेलुगु उपन्यास का नाम है येदि पापम। इस उपन्यास का अनुवाद क्या है पाप के नाम से श्री उपाध्याय ने किया है। श्री उपाध्याय जी की मातृभाषा भोजपुरी है। इन्होंने तेलुगु को बड़ी निष्ठा से सीखी है। इस पुस्तक की भूमिका हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव ने लिखी है। हम सब जानते हैं कि श्री पीवी नरसिम्हा राव बहुभाषा भाषी साहित्यकार हैं। खुद इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी कृत बहुचर्चित तेलुगु उपन्यास वेदी अडगरू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफण नाम से किया है। यह हिंदी अनुवाद केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने मराठी उपन्यास पण कोण लक्षांत घेतो का अनुवाद तेलुगु में किया है। अस्तु, तेलुगु उपन्यास येदि पापम में एक जगह कनका शब्द का प्रयोग है। यह एक बोली का शब्द है। इसका प्रयोग तेलुगु में इसलिए के लिए होता है क्योंकि श्री उपाध्याय जी तेलुगु प्रांत से दूर रहने वाले हैं। इस कनका शब्द से वे अपरिचित थे, इसलिए कनका शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में स्वीकार कर उसी रूप में अनुवाद किया। उन्होंने कनका को कनकम बना दिया। हिंदी के क्षेत्र में के रहने वाले स्नान को अस्नान, स्पष्ट को अस्तुति के रूप में उच्चारण करते हैं और लिख भी देते हैं। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में
कई स्थानों पर इन शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आप इस प्रकार के उच्चारण से परिचित नहीं है तो सही अनुवाद नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं इस बात को स्पष्ट कर दूंगा, अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं, आपका अनुवाद करेंगे कि आई विल मेक इट मोर अनक्लियर। भार्गव शब्द में अस्पष्ट का अर्थ नॉट क्लियर ही दिया गया है। अंग्रेजी जानने वाले कर क्षेत्र के लोग समझेंगे कि आपने क्लियर को नॉट क्लियर बना दिया है। एक बार मेरे एक मित्र ने एक मराठी शीर्षक को देकर उसका तेलुगु अनुवाद पूछा। शीर्षक था कोसबाड्याचे टेकडी वरुण। यह अनसुया बालकृष्ण वाघ की आत्मकथा है। टेकडी वरुण को जानता था, पर कोसबाड्याचा शब्द मेरे गले नहीं उतर रहा था। अगर मैं अपने कॉमन सेंस को काम में लाता तो मुझको मालूम होता कि कोसबाड एक जगह का नाम है। आप लोग जानते हैं कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। मराठी शब्दकोश में कोसबाड शब्द को ढूंढने लगा। कोसबाड मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बंगलोर जैसा मशहूर शहर नहीं है, इसलिए कोसबाड शब्द ढूंढने पर भी मुझको नहीं मिला। अनुताई के नाम डालकर जब मैंने गूगल में ढूंढा तब मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहनू तालुका के एक छोटे गांव का नाम है कोसबाड। यह एक आदिवासी गांव है। यहाँ अनुताई ने काम किया था। मैं यहाँ कहना यही चाहता हूं कि शब्दकोश भी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार में पठनीयता एक अच्छे अनुवाद का विश्वसनीय मापदंड है। अनुवाद पठनीय तभी बन सकता है जब अनुवादक मूल लेखक के मन में घुस वाक्य निर्माण के पीछे छिपे या अनकहे भावों को जानने की कोशिश करता है। ऊपरी दृष्टि से मूल लेखक के वाक्य साधारण लगते हैं, पर जब वाक्य के अंदर झांकते हैं तब हमें वाक्य के पीछे छिपा अर्थ मालूम होता है। अंग्रेजी में इसे रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस के इस उदाहरण को देखिए। राम सीता को वनवास के कष्टों के बारे में समझाते हैं। कहते हैं तुम उन कष्टों को सह नहीं पाओगी क्योंकि तुम सुकुमारी हो। राम को उत्तर देते हुए सीता कहती है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। यह वाक्य सतसैया के दोहरे के समान छोटा है, पर हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे संदर्भों के बारे में रास्क्वाड कहती है, A good translation conveys what is written between the lines. A good translation is bold and creative. A good translation sings. तेलुगु में शरत चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद के अनुदित उपन्यास अपने अच्छे अनुवाद के कारण बहुत लोकप्रिय है। लोग शरत चंद्र और प्रेमचंद को मूलतः तेलुगु वाले ही समझते हैं। यही कारण है कि तेलुगु वाले अपने बच्चों का नाम शरद बाबू और प्रेमचंद रख देते हैं। कन्नड़ की लेखिका त्रिवेणी के उपन्यासों का तेलुगु अनुवाद भी अपने अच्छे अनुवाद के कारण बहुत प्रसिद्ध है। करीब करीब 10 साल पहले एक्टर गोविंदा रूपा अंडरगारमेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर था। यह बहुत पॉपुलर विजुअल विज्ञापन था। लगता है कि विजुअल कम्युनिकेशन में कहीं कुछ कमी थी। तब एक जोक चल पड़ा था। एक लड़का अपनी अम्मी से पूछता है कि माँ, गोविंदा हमेशा रूपा के अंडरवेयर को ही क्यों पहनता है? मतलब मैन्युफैक्चरर के मनोभावों को विज्ञापन बनाने वाला समझा। 20 साल पहले मैं शहर में दीपावली के समय आप जानते हैं सब चीजों की मांग बढ़ जाती है। मांग को दृष्टि में रखकर अक्सर दुकानदार अपने दुकानों को इतवार के दिन खोल देते हैं। इस संदर्भ में मैंने एक विज्ञापन को देखा।
विज्ञापन इस प्रकार का था, टू बीट द रश वी आर ओपन इवन ऑन संडे। अगर आप टू बीट द रश के पीछे छिपे भाव को समझ नहीं सकते तो आपका अनुवाद हास्यास्पद या हास्यजनक होगा। यहाँ बीट का अर्थ मारना नहीं है, टू बीट द रश का अर्थ मांग पूरा करना है। एक बार अनुवाद के क्लास में अध्यापक ने अंग्रेजी में एक वाक्य देकर विराम चिन्हों को लगाकर हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया। वाक्य था, ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों थे। दिए गए वाक्य को लड़कों ने एक नजरिए से देखा तो लड़कियों ने अपनी नजरिए से। लड़कों ने ये वुमन के बाद और विदाउट हर मैन के बाद विराम चिन्ह को लगाया। लड़कों का अंग्रेजी वाक्य इस प्रकार था, ये वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। लड़कियों की सोच कुछ और थी। उन्होंने ये वुमन के बाद विराम चिन्ह सेमीकोलन लगाया, उसके बाद विदाउट हर के बाद कामा लगाया। तब उनका वाक्य बना, ये वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इस उदाहरण से पता चलता है कि विराम चिन्ह अनुवाद में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अनुवाद हम मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, पर मूल लेखक के मनोभावों के अनुकूल ही कर सकते हैं। इस भाव को और दिलचस्प बताने वाली एक घटना को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बार अनुवाद के क्लास में एक अध्यापक ने इस प्रकार के वाक्यों को दिया, ये यंग मस्किटो आस्क्ड परमिशन टू गो टू थिएटर, बट हिज मदर सेड a big no. After much insisting, he eventually convinced her. You can go, the mother cautioned, but watch out for applause. यहाँ अध्यापक चाहते थे कि छात्र वॉच आउट फॉर द अप्लॉस को ठीक तरह से समझे। यहाँ वॉच आउट फॉर अप्लॉस का मतलब तालियों की राह देखो बिल्कुल नहीं है। यहाँ माँ अपने पुत्र मच्छर से कहना चाहती थी कि बेशक जाओ, लोग जब तालियां बजाते हैं तब तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करना। यही वास्तव में रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स होता है। मनमाने ढंग से अनुवाद करने का एक प्रकार से मूल लेखक के प्रति विश्वासघात करने के बराबर है। ऐसे विश्वासघाती अनुवादकों के बारे में इटली में कहते हैं, ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर। मेरे विचार में एक उत्तर भारत की भाषा से दूसरी उत्तर भारत की भाषा में तर्जुमा करना आसान है। पूरी उत्तर की भाषाएं एक ही परिवार से जुड़ी हुई है, पर दक्षिण की भाषाएं दूसरे परिवार से जुड़ी है। पंच द्राविड़ भाषाओं में कुछ भाषा वैज्ञानिक मराठी को मिलाते हैं। उत्तर की भाषाओं की तरह दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत से काफी प्रभावित हुई हैं, पर इन संस्कृत शब्दों का अर्थ दक्षिण भाषाओं में बदल गए हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, प्रपंच, विशेष, अनुमान, अवसर, असत्य, प्रत्येक आदि शब्दों को लीजिए। क्योंकि मेरा संबंध तेलुगु से है, इनके अर्थ तेलुगु में कैसे बदल गए हैं उस पर गौर करेंगे। तेलुगु में शिक्षा का अर्थ सजा है, प्रपंच का अर्थ दुनिया है, विशेष का अर्थ काइंड, वैरायटी, साट आदि आदि है। अनुमान का अर्थ शक है, अवसर का अर्थ नीड है, असह्य का अर्थ हेट्रेड है, प्रत्येक अर्थ स्पेशल है। तेलुगु में उपन्यास का अर्थ भाषण है, विश्वस्त का अर्थ विधवा है। तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले कभी कभी भाषण के लिए उपन्यास शब्द का ही प्रयोग करते हैं। बहुत सालों के पहले मैं बालाजी दर्शन के लिए गया था।
ऊपर मंदिर के पास एक बोर्ड था। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार सूचना 3 भाषाओं में थी। अंग्रेजी में लिखा गया वे टू स्पेशल दर्शन, तेलुगु में लिखा गया प्रत्येक दर्शनानिकी दारी, हिंदी में लिखा गया था प्रत्येक दर्शन के लिए मार्ग। बोर्ड लिखने वाले तेलुगु भाषा के प्रभाव के कारण यह नहीं जानते थे कि हिंदी में प्रत्येक का अर्थ हर एक है। दक्षिण की भाषाओं में भी प्रचलित शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रमाद शब्द को लीजिए। हिंदी में इसका अर्थ है एरर, तेलुगु में खतरा है। तमिल में प्रमादम का अर्थ है सुपर्ब। भयंकर का अर्थ तेलुगु में फियरफुल है, लेकिन मलयालम में एकदम सुपर्ब का अर्थ यह देता है। हिंदी वर्णमाला और तेलुगु वर्णमाला को ले लें तो हिंदी में 13 स्वर हैं, तो तेलुगु में 16 स्वर हैं। तेलुगु में री, ए और ओ के लिए दीर्घ रूप भी मिलते हैं। हिंदी में ये और ओ के दीर्घ रूपों का उच्चारण तो होता है पर स्वर नहीं है। एकलव्य में ये का दीर्घ स्वर होता है। ठीक इसी प्रकार ओमकार में ओ का दीर्घ स्वर होता है। तेलुगु में पत्नी, हिंदी श्रीमती जैसे शब्दों में छोटी ई की मात्रा ही होती है। इसलिए तेलुगु वाले इस प्रकार की वर्तनी संबंधी गलतियां कभी कभी कर बैठते हैं। तेलुगु में स, श, स का स्पष्ट उच्चारण होता है। हिंदी में श और शा के उच्चारण में अंतर नहीं के बराबर है। संस्कृति की दृष्टि से और संबंधों की दृष्टि से भी उत्तर और दक्षिण में काफी अंतर है। दक्षिण में बहन के लड़के के साथ भाई की लड़की का विवाह हो सकता है। उत्तर में इस रिश्ते को भाई बहन का रिश्ता मानते हैं। एक बार मैंने मशहूर अनुवादक स्वर्गीय ए.के. रामानुजम से एक सवाल पूछा था। वे मूलतः कन्नड़ के हैं, इसलिए कन्नड़ की एक लोकोक्ति का जिक्र मैंने किया। मैंने पूछा, तौरूर्ग हो गया दारियल्ली कल्लिल्ला मुಳ್ಳಿಲ್ಲ। इस कन्नड़ लोकोक्ति का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे कर सकते हैं, यही मेरा प्रश्न था। हिंदी में इसका अर्थ है मायके का रास्ता साफ रहता है, अर्थात वहां कांटे और पत्थर नहीं रहते। श्री ए.के. रामानुजम ने कहा कि इसका विश्लेषणात्मक अनुवाद ही हो सकता है। यूरोप के लोग लड़की के मायके से जो संबंध है उसे समझ नहीं सकते। मेरे विचार में हिंदी में मानक शब्दावली की कमी है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल को लीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सरकारी अस्पताल मानते हैं, पर क क्षेत्र के कुछ प्रांतों में गवर्नमेंट स्कूल को सरकारी पाठशाला न कहकर राजकीय पाठशाला कहते हैं। यह क्यों? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में भी एक रूपता नहीं है। बैंक वाले खातादारों के नाम पर चेकबुक जारी करते हैं। चेक लिखने के चंद नियम होते हैं। अंग्रेजी में छपे वाक्य एक जैसे होते हैं, पर हिंदी वाक्य एक जैसे नहीं होते हैं। पहले अंग्रेजी वाक्यों को देखिए। डू नॉट राइट और साइन ऑन द कोड लाइन, डू नॉट पिन और स्टैपल ऑन द कोड लाइन, डू नॉट पेस्ट or affix any adhesive slip on the code line, do not affix rubber stamp on the code line, do not fold the check on the fold line। अंग्रेजी में कोड लाइन का अनुवाद पोस्टल ऑफिस बचत खाता वालों ने लिपि बदलकर कोड लाइन ही रख दिया है। द कर्नाटक बैंक प्राइवेट लिमिटेड वाले कोड लाइन के लिए कूट पंक्ति लिखते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक वाले कोड रेखा के रूप में करते हैं। एडहेसिव के लिए पोस्ट ऑफिस वाले चिपकाने वाली पर्ची कहते हैं, तो आईओबी वाले एडहेसिव को निकालकर सिर्फ न चिपकाए कहते हैं। फोल्ड के लिए पोस्ट ऑफिस वाले त न करें का उपयोग करते हैं। कर्नाटक और आईओबी बैंक वाले
चेक को न मोड़े का प्रयोग करते हैं। विविध बैंकों के चेक बुक पर जो नियम हिंदी में छापे गए हैं वे एक जैसे नहीं हैं, पर अंग्रेजी में छापे गए नियम एक जैसे हैं। यह उदाहरण साबित करता है कि हिंदी में मानक शब्दावली की कमी है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। अनुवाद चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे उस अनुवाद के जितने भी संस्करण क्यों न निकले, समाज में अनुवादक का दर्जा दूसरे श्रेणी के नागरिक के जैसे ही है। अन्य भाषा के उपन्यासकारों को, कहानीकारों को, नाटककारों को, कवियों को अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है तो वह सिर्फ अनुवादों के कारण ही मिल रहा है। फिर भी अनुवादक को पर्दे के पीछे रहना पड़ता है। जब अनुवाद छप जाता है तब अनुवादक का नाम मुख पृष्ठ पर कभी नहीं छपता, सिर्फ पहले पन्ने पर ही छपता है। अनुवादक मेरी दृष्टि में महिला क्रिकेटकारों के समान है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कप जीतने पर उनका स्वागत उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार पुरुष क्रिकेटरों का होता है। उनको इतनी धनराशि नहीं मिलती जितना कि पुरुषों को। अपने दुख को जताते हुए ब्रिटिश फ्रेंच लेखक श्री जोसेफ हिलाire पियरे रने बोलाक लिखते हैं, ट्रांसलेशन हैज नेवर बीन ग्रांटेड द डिग्निटी ऑफ ओरिजिनल वर्क and has suffered too much on the general judgment. श्री बुल्लाक जी अनुवादक का नाम न लेकर सिर्फ अनुवाद का ही नाम लेते हैं। आजकल परिस्थितियां कुछ बदल रही है। टीटीडी वालों ने मेरे अंग्रेजी अनुवाद के पुस्तक पर मेरे नाम को मुख पृष्ठ पर ही छापा है। बात है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी वाले उत्तम अनुवादक को चुनकर उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं। उनको 1 लाख की धनराशि भी दी जाती है। मेरे विचार में अनुवाद का स्तर दिए जाने वाली धनराशि पर निर्भर नहीं रहता। स्तर को धनराशि के अनुसार बढ़ाने या घटाने वाले को हम एक समर्पित अनुवादक नहीं कह सकते। मेरे अनुभव कभी कम या कभी ज्यादा पैसे मिले हैं। पारितोषिक के रूप में टीटीडी वाले बहुत कम धन राशि देते हैं। टीटीडी की तुलना में केंद्रीय साहित्य अकादमी वाले कुछ ज्यादा ही देते हैं। टीडीपी करने के लिए अंग्रेजी का एक पन्ना बनाने के लिए जितना पैसा लेते हैं उससे कम पैसा तेलुगु से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए टीटीडी वाले देते हैं। कभी कभी अनुवाद के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। मुझे 3-4 पुस्तकों के लिए मूल लेखक से पैसे नहीं मिले हैं। अक्सर मैं अनुवाद को स्वांतः सुखाय ही करता हूं। अच्छा, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। मैं फिर एक बार डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यान माला के आयोजक डॉक्टर मनोहर को बधाई देते हुए अपने आभार को प्रकट करना चाहता हूं। आप श्रोताओं को भी मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। वंदे मातरम।